मैं क्योंकि मौत को देखकर आई थी, मैंने देखा था कि पहाड़ केवल मैं चढ़ सकती थी, बाकी जिंदा नहीं आ सकती थी और मेरा नाम अमर हो सकता था। पर पहाड़ नहीं है, जिंदगी रही तो दोबारा चढ़ने में। सबसे महत्वपूर्ण है, मैं वहीं से वापस आई, मेरे को दिखा था कि केवल 700 मीटर में मैं पहुंच सकती हूँ। जब मैं वापस आई तब तक अखबारों में छप गया था, टाइम्स ऑफ इंडिया, बड़े बड़े जितने भी अखबार है सभी में मध्य प्रदेश की पहली लड़की ने माउंट एवरेस्ट सबमिट कर लिया, सभी बड़े अखबारों में सब में। पर एक चीज हमेशा याद रखना, मेरा भी एक कोर्स था, मैं सबसे झूठ बोल के बोल देती हाँ मैंने कर लिया। आप सबसे झूठ बोल रहे हो, आत्मग्लानि आपको अंदर से खोखला कर दी। मैंने लिख दिया मेरे फेसबुक पे, नहीं मेरा 700 मीटर रह गया, मेरा सबमिट नहीं हुआ। जो लोग अभी तारीफ करे तो सबसे पहले बुराई करने के लिए मेरे घर आए, मेरे मम्मी पापा को टॉर्चर करने के लिए। जब जब तुम असफल होगे तब तक सबसे पहला बार तुम्हारे माँ बाप को झेलना पड़ेगा, तो तुम खुद भी तैयार रहना और जितने भी माता पिता आए हैं वो भी तैयार रहिएगा। लोग उनको टॉर्चर करने पहले आए, तो मेरे मम्मी पापा बोले देख बेटा तुमने कहीं गए, लोग हमें इतना सुना गया। तो जब ऐसा टाइम आए ना, कुछ मत करना, गहरी सांस लेना, सबको बोलना बस मुझे कुछ देर का समय दो, और डायरी और पेन लेके बैठना कहाँ कमी रह गई। मैंने लिखा था कि मैं शाकाहारी हूँ, मैंने देश के में प्रॉपर खाना नहीं खाया, इसलिए मैं प्रॉपर चल नहीं पाई, मेरे पास एनर्जी नहीं थी। मैंने लिखा कि मैं फिजिकली फिट नहीं थी, मेंटली फिट थी, मुझे उस पर काम करना है। मैं दोबारा फिर से अपनी शुरुआत करने के लिए अटल बिहारी माउंटेन इंस्टीट्यूट में गई, तो वहाँ मैं कोर्सेज कर रही थी। हमारे यहाँ आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग करते हो, विलियर हमें पीछे से विलियर देता है और हम ऐसे चढ़ते हैं। तो मेरे विलियर में जैसे कैमरा लगा है यहाँ पे, तो ऐसे रस्सी नुमा विलियर मुझे विलियर देगा और मैं चढ़ रही होंगी। तो जैसे भैया का ध्यान भटका हुआ है, वो नीचे देख रहे हैं, सेम मेरे विलियर का ध्यान भटक गया और उससे रस्सी छूट गई। 1 जुलाई 2018 में 12 फीट से धम पत्थर के नीचे गिरी। जो ये मेरी रीढ़ की हड्डी है वो 3 जगह से टूट चुकी थी, इसमें 3 हेडलाइन फ्रैक्चर हो गए थे, एक गर्दन के पास, एक बिल्कुल सेंटर में और एक टेलबोन के पास। ऐसे समय में इंस्टीट्यूट ब्लैकलिस्ट हो जाता है, तो मुझे तुरंत कमर में बेल्ट बांध के मनाली से दिल्ली की बस में बिठा दिया गया। मेरे को मेरे जीवन में इससे ज़्यादा दर्द कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे बहुत दुख रहा था, दर्द के वजह मेरे दांत चिपक चुके थे और मैंने देखा कि दुनिया में अपनी इंसानियत मौजूद है। लोगों ने कड़ाके की ठंड होने के बाद भी सब मनाली घूमने जाते, सबको ठंड लगती है बस में, उसके बाद भी सबने अपनी कम्बल के नीचे बिछा दी, तो मेरे को बस में सुला दिया गया था। मुझे नहीं पता किन किन लोगों ने मेरी मदद की, पर आज भी मैं उनके लिए दुआएं करती हूँ कि दुनिया में जो अच्छे लोग हैं उनके लिए दुआएं करते रहना, ताकि उनकी उम्र लंबी हो तो वो और लोगों की मदद कर सके। मैं जब मुझे ऑटो वाले ने स्टेशन छोड़ा, स्टेशन पे स्लीपर में किसकी जगह थी मुझे नहीं पता। मैं जब भोपाल स्टेशन पे पहुंची तो सबसे पहले तो तुमको बोलते हैं तुम्हें बहुत ही बच्चियाँ होंगी, बहुत सारे बच्चे होंगे और उनको इस तरह के कमेंट आते होंगे, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, यू लुकिंग सो स्मार्ट, आते होंगे। मेरे को भी ऐसे कमेंट आते थे और मैं भरोसा करती थी, मुझे लगता है मुझे मेरे साथ जगह तक मुझे डिफिकल्टीज आई। मैंने सबको मैसेज किया कि मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई, कोई मुझे मदद के लिए आ सकता है। बच्चों में से एक भी व्यक्ति नहीं आया। तो याद रखना, ऐसे लोगों को तुरंत डिलीट कर देना, वो सिर्फ एक प्रोफाइल पिक्चर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं जो तुम्हारा समय बर्बाद कर रहे हैं। मेरे को लेने के लिए कोई नहीं आया और मेरे पापा ने बोला कि बेटा गाँव तो मत आ जा तू, अब लोग 3 महीना दिक्कत करेंगे, कब करा कई बात बोलेगा, खाली जो करना वो कर देना, घर में बता देते अस्पताल में रह लीजिए, किराया से रूम लेके गाँव में बता देते। मैंने पहली बार ऊपर वाले को दिन कोसा था कि भगवान जी नौकरी है नहीं, पैसे है नहीं, एक सपना था वो पूरा हुआ नहीं, एक शरीर मेरा था वो भी तोड़ दिया, इससे ज्यादा क्या लोगे आप। मेरे गुरु जी इसलिए अभी मेरे जीवन में सबसे ज्यादा अपने गुरुओं को मानती हूँ। मेरे गुरु जी गला चतुर्वेदी सर और उनकी वाइफ मुझे लेने के लिए आए, गला चतुर्वेदी में वो मुझे अस्पताल लेकर गए, मेरा MRI हुआ, पता चला कि मुझे 3 फ्रैक्चर थे वो डैमेज हो गए थे सफर की वजह से। और जो मेरा टेलबोन का फ्रैक्चर था, डॉक्टर आके मुझको बोलता है यू आर सो लकी। मैं बोलती कैसा व्यक्ति है, कमर छूट गई, उसके बाद वो बोलता है यू आर सो लकी। तो उसने बताया कि मेरे टेलबोन का फ्रैक्चर आधा इंच भी ज़्यादा होता तो मैं लाइफ टाइम के लिए लेफ्ट लेग से पैरालाइज हो जाती। तो कभी कभी भगवान जी बुरा करता है और उससे भी बुरा हो सकता है। तो ये मुझे चीज़ उस दिन समझ में आई। फिर मैं 2 महीने बिस्तर पर रही, तब मेरे मन में सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी की भावना आई थी, सब बुरा बुरा लग रहा था कि आप दूसरों के घर पे हो, टूटी कमर लेके पड़े हो,
जिस चीज के लिए आज मुझे आपके पास बुलाया गया है, मोटिवेशन। ये शब्द छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, जो आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा। मुझको भी मैं पिक्चरें देखती हूँ पर अच्छी वाली, जो मैं मेरे जीवन के 3 घंटे दूँ तो मैं अच्छा करूँ। तो मेरी जो मैडम थी, ईला मैडम, वो कहती थी कि बेटा अच्छा अच्छा बोलना, अच्छा अच्छा सुनना, अच्छा अच्छा देखना, क्योंकि जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम बोलते हैं, वैसा हो जाते हैं। मेरे जीवन को 2 मूवीज ने बदल के रख दिया था। पहली थी चक दे इंडिया, जिसमें शाहरुख खान लड़की को बोलता है ना, जिंदगी के 70 मिनट लड़कियां दिखा दो इस दुनिया को। मैं अपने आप से बोलती थी, जिंदगी के 2 महीने में था दिखाना है इस दुनिया को। और सबसे महत्वपूर्ण पिक्चर जो थी वो थी मांझी दा माउंटेन में, जिसमें वो बोलता है ना कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो मैं अपने आप से बोलती थी कि जब तक चढ़ूंगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं। तुम जब जब हताश होगे तब तक अपने आप से ये बोलना। मैं तो कहावत करती थी कि हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि राम राम का नाम इतनी बार बोलो कि रोम रोम में बस जाए। मैं अपने आप से ये शब्द इतनी बार बोली थी कि जब तक चढ़ूंगी तब तक छोड़ूंगी, लेकिन उनको पहाड़ से चलते हुए नहीं बनता था, तो ये शब्द मुझे रिपीट होता था। जब मैं 9 महीने बिस्तर से उठने के बाद मैं 86 kg की हो चुकी थी, तो रुई की तरह, एकदम वाइट रुई की तरह। कोई मेरे को ट्रेनिंग कराने के लिए रेडी नहीं था। जब मेरे कोच साहब ऐसे प्रसाद साहब मुझे ट्रेनिंग कराने के लिए रेडी हुए 2 बातों पर। अभी भी मेरा वजन बढ़ा है, उसका रीजन मैं भी बता दूँ कि मैं टेक्निकल स्कूबा डाइवर में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जब आप समंदर के नीचे जाते हो तब आपको डिफरेंट चैलेंजेस पार करने पड़ते हैं, कितना माउंटेन है। मैंने मंच में आना बंद कर दिया था जब मैं डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर आई थी। मुझे लगता था, आप जैसे एक बच्चे ने मुझको बोल दिया था कि नहीं मोटी दीदी कैसे माउंट एवरेस्ट चढ़ पाई है, तो मैं अपने आप को फील करती थी कि कैसे। पर मुझे एक चीज रिपीट हुई कि जब महिलाएं एक बच्चे को जन्म देती है तो उनके बॉडी में तो कितने सारे चेंजेस होते होंगे, तो लोग उनके ऊपर कितने ज्यादा कटाक्ष बोलते होंगे। तो जब मैं वापस डाइविंग के बाद आई, जब आप समंदर में जाते हो, क्या साइंस के कितने बच्चे बैठे हैं? ओके, तो बताइए नीचे जाने का प्रेशर बढ़ता है या घटता है? क्या होता है? बढ़ता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि पनडुब्बी कुछ दिन पहले टाइटैनिक जहाज को देखने के लिए गई थी और टाइटैनिक पनडुब्बी डूबी थी। तो द गाजी अटैक मूवी देखना है। जब मैं टेक्निकल डाइविंग करते हैं तो 30 मीटर के बाद हमें प्रैक्टिकल कराया जाता है। हम अंडर यहाँ फोड़ते हैं तो मैट हो जाता है, नीचे जाते हैं तो येलो के ऊपर व्हाइट कंप्रेस होकर रह जाता है। खाली पकड़ जाओगे तो ऐसे फूली रहती, नीचे जाता तो कंप्रेस हो जाता है। 30 मीटर के बाद जैसे गाजी अटैक में कहते हैं पनडुब्बी के तरबूजे निकलने लग जाते हैं। 30 मीटर के बाद सेम आपकी बॉडी वाइब्रेट करती है बहुत जोर से, और इतना प्रेशर को झेल नहीं पाती है। 30 मीटर के बाद हमारी कैसे नार्कोटिक हो जाती है, ऑक्सीजन नार्कोटिक, नाइट्रोजन नार्कोटिक कैसे होती है, जिसकी वजह से आपका दिमाग शराबी की तरह घूम रहा होता है। 30 मीटर के बाद आप नीचे जाते हो तो आपको सेफ्टी स्टॉक लेने पड़ते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में हमने ऑक्सीजन गिर कर लिए, नाइट्रोजन हमारी बॉडी में बबल फॉर्म में जाते हैं। बबल फॉर्म में जैसे कोका-कोला पिया हम लोगों ने, तो कोका-कोला के बॉटल में कैसे गोल-गोल बबल होते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में नाइट्रोजन के बबल्स हो जाते हैं। यदि हम बबल्स के साथ हो जाए तो हम पैरालाइज हो जाएंगे। तो हम सेफ्टी स्टॉक लेकर आते हैं। नीचे जाने के बाद आपको पढ़ना पड़ता है, साइंस पढ़ना पड़ता है, मरीन पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स पढ़ना पड़ता है। नीचे जाने के बाद आपको पढ़ना पड़ता है कि लॉयन फिश होती है जिसके जहर से आप मर सकते हो, स्कॉर्पियन फिश होते हैं जिसका जहर आपको हथौड़े की तरह लगता है कि चुभ गया है, लोग हार्ट अटैक में मर जाते हैं। ऊपर आप तेजी से नहीं आ सकते वरना आपका लंग्स और एक्सपायरेशन की वजह से फट सकता है। जब मेरा डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड कंप्लीट हुआ था कि 4 महाद्वीपों के माउंटेन्स को फतह करने के बाद 147 फीट में नीचे जाने वाली पूरे विश्व की पहली लड़की, पर ये चीज मुझे 2 दिन बाद दी गई थी। उसका कारण था कि जब भी आप डाइविंग करके वापस आते हो तो 2 दिन तक आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। 2 दिन तक आपको कहा जाता है कि आपको फ्लाइट नहीं लेना है और जोर से कुछ भी एग्रेशन वाली चीज नहीं करना है, ना तेज चलना है या दौड़ना है। वजह क्योंकि हमारी बॉडी में नाइट्रोजन के बबल्स भरे हुए होते हैं साइलेंट फॉर्म में। यदि आप तेज चलोगे, दौड़ोगे या कुछ भी करोगे तो ब्लड को बबल हार्ट तक पहुंचा के कार्डियक अरेस्ट कर देगा, आप मर चुके होंगे। तो ऐसे मैंने 2.5 साल ट्रेनिंग करी और मेरा वेट अभी भी बढ़ चुका था। तो मेरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड कंप्लीट हुआ था, मुझे लग रहा था कि मैं दुनिया को कैसे फेस करूंगी। और मुझे ये पता है कि आपका व्यक्तित्व, आपके वजन, आपके चेहरे, आपके बाल, आपके रंग रूप से कोई महत्व नहीं रखा था। आप क्या हो ये आपकी उपलब्धि बताएगी लोगों को। तो जीवन में इस चीज हमेशा याद रखना, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी जाति, धर्म, लिंग या रंग रूप कैसे हो। आपका अचीवमेंट, आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व, आपने क्या अचीव
जब मैं 6 महीने वापस गाँव के लिए रेडी हुई, अब लास्ट एंडिंग, तो मुझे दोबारा मध्य प्रदेश सरकार ने स्पॉन्सर किया, मुझे दोबारा माउंटेन के लिए भेजा। पर इससे पहले मेरा 9 महीने का संघर्ष रहा है। मैंने हर दिन 10 किलोमीटर दौड़ा है, मैंने हर सैटरडे 21 किलोमीटर दौड़ा है। मेरे बालों में जुएं पड़ जाती थी तो मैंने मेरे बाल बॉयकट की तरह करा लिए थे। हर जो चीज़ मुझे भटकाती थी मैंने उसको हटा दिया था। मैंने एक त्यौहार नहीं मनाए थे, मेरे फोन में केवल 3 लोग के नंबर हुआ करते थे। मैं सुबह हर दिन 4 बजे उठ जाती थी, 4:30 बजे ग्राउंड पहुँचती थी। मुझे नहीं पता था कि दुनिया में क्या चल रहा होता है। मुझे मेरी ट्रेनिंग मेरा ग्राउंड दिखता था। मैं सुबह 9 बजे तक ट्रेनिंग करती थी, फिर स्कूल में काम करती थी, फिर शाम को फिर 4 घंटे ट्रेनिंग करती थी। शाम को पाँव में मालिश करने के बाद खाना रख के भंग से सो जाती थी। सेम मेरा ये रूटीन होता था। मेरा लास्ट टेस्ट हुआ था 42 किलोमीटर का, जिसमें मैं पास हुई थी। उसके बाद मेरे कोच साहब ने बोला था कि छोटी तैयार है, एक बार वो जरूर पता कर लेगी। जितनी भी मेरी कमियां थी वो मैंने पूरी करी। और मैं बता दूं कि जो मैंने लिखा था मेरी डायरी में कि मैं शाकाहारी हूँ, मेरे को फिर से खाने की दिक्कत आई और मैं बहुत चटोरी हूँ, ये भी बता दूँ। मेरे जीवन में मेरे को एक ही शौक है, अच्छा खाना खाने का, इसके अलावा कोई शौक नहीं है। मैं जब पहाड़ पे भी जाती हूँ, एक तलब शब्द हम सब गलत रूप में ले लेते हैं, उसको तलब है, तलब है, तलब है। पहाड़ पे वो तलब शब्द आपको दिखाता है कि जब व्यक्ति एक्सट्रीम होता है तो उसको सामने क्या दिखता है। कुछ लोगों के अपनी माँ नजर आती है, किसी को पिता नजर आता है, किसी को पत्नी नजर आती है, किसी को बिस्तर याद आता है, किसी को पानी याद आता है, तो मुझको चने की भाजी और घी से छुपी रोटी नजर आती है। तो मेरी तलब, मुझे ये समझ आई कि मेरा खाना मेरी तलब है। तो बाहर से जाने से पहले मैंने गोंद के लड्डू रेडी किए थे। आज भी तो जितने भी बच्चे यहाँ बैठे, मैं कहूँगी कोई प्रोटीन पाउडर पीने की आपको आवश्यकता नहीं है, बाहर के किसी भी फालतू खाने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैं हर साल अपने ठंड में गोंद के लड्डू खाती हूँ। मैं मानती हूँ कि ये मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्गली काम करता है। तो मैं माउंट एवरेस्ट पे गोंद के लड्डू गई और मुझे एयरपोर्ट पे पहुंची तो एयरपोर्ट वाली मैडम ने कहा कि आपका ओवरवेट हो रहा है, तो इंटरनेशनल फ्लाइट लेनी है, आप कुछ चीज़ कम कर दीजिए, उसमें पैकेट्स भी दिख रहे हैं। तो मैंने कहा लड्डू तो नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो हो जाए। मैंने 16,000 रुपये का फाइन भरा था एयरपोर्ट पर। और वही लड्डू बेस कैंप में मेरी सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि जितने भी इंडियंस आते थे वो सारे फूड को मिस करते थे, तो वो सब मेरे बेस कैंप में आके मुझसे गोंद वाला लड्डू लेके जाते थे। तो मैंने अपनी तैयारी के साथ मैं बेस कैंप पहुंची। दोबारा वही चैलेंजेस, 2 महीने का एक्सपेडिशन, 2-2 किलो की जूते, 36 किलो का बैग। आपका शेरपा आपसे आगे चलेगा, आप उसके पीछे पीछे चलोगे और फिर से सेम राशियों को पार करते हुए -52 डिग्री, जब चंद सेकेंड के लिए हाथ की उंगलियां प्लग से बाहर निकालोगे तो काटनी पड़ जाती है, फोर्स बाइट हो जाता है। इस टेम्परेचर में 22 मई सुबह 5 बजे 2019 में इसी घोषनगर गांव से मध्य प्रदेश की संपूर्ण नारी शक्ति के रूप में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 8,848 पर भारत के झंडे के साथ सफर पूरा यहाँ नहीं होता। वहां से आपको दुनिया गोल नजर आती है, दुनिया के सारे पहाड़ वहां से छोटे छोटे नजर आते हैं। आप माउंट एवरेस्ट की आकृति देखते हो और आप सुनते हो ना कि दुनिया गोल है, तो आपको दिखता है आपका रूप बना हुआ। मैं भोर के सामने गई थी 5 बजे, तो मैंने इंद्रधनुष का रंग बिरंगा औरा देखा था कि कितना सुंदर नजर आ रहा है। -52 डिग्री में चंद सेकंड के लिए मास्क निकाला था तो बर्फ टपक रही थी, यहाँ खून टपक रहा था। तब तो खुशी सबसे अच्छी थी कि इससे ऊपर या तो आसमान है या भगवान है। और हमारे एक गाना गाया था ना, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, कुछ ऐसी फीलिंग मुझको आ रही थी। मैंने 24 मिनट वहाँ पे बिताया और मैं वापस आई। हमारे माँ बाप हमको एक चीज सिखाते हैं कि बेटा सीढ़ियाँ उतनी चढ़ना कि घर लौट के वापस आ सकता। पहाड़ों में भी यही सिखाते हैं, सबसे ज्यादा मौत वापसी के समय होती है। मेरे साथ जो हुआ था वो ये होता कि मेरा चश्मा गिर गया था और मुझे स्नो ब्लाइंडनेस हो गया था। यहाँ चश्मा गिर जाएगा तो क्या वहाँ कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। पहाड़ों में चश्मा गिरता है तो आपकी सूरज की किरणें बर्फ पे आकर आपकी रेटिना को झुलसा देती है, तो आप अंधे हो सकते हो 4 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जीवन भर के लिए। तो मुझे स्नो ब्लाइंडनेस हो गया था, बड़ी बड़ी लाल आँखें हो जाती है और आपकी आंखों से पानी टपकता रहता है कंटिन्यू, तो कांटे कुआं छुटता है। मैं जब वापस उतर रही थी धीरे 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 धीरे, तो मेरे शेरपा ने कहा कि भाई नहीं, तुम्हारा सेफ्टी कैरेक्टर लोग निकाल चुके हैं। मतलब मैं बहुत देर से बिना कैरेक्टर के चले कि मैं मर भी सकती थी। उसने कहा जितने भी तुम्हारे पैर में जान हो उतनी लगा कर चले आना। मैं मेरे शेरपा को देवदूत मानती हूँ। पहाड़ों के शेरपा आपको गाइड के रूप में काम करते हैं जो आगे आगे चलते हैं, पर कई दफा शेरपा की वजह से क्लाइंटों की डेथ होती है। मेरा शेरपा जब मुझे वापस लेकर आया तो हमारे पास लिमिटेड ऑक्सीजन बची और
जब रात को मुझे दोनों से हिला क्यों रहे थे। उसने मुझको कहा कि मैं चेक कर रहा था तुम मरी तो नहीं, क्योंकि पहाड़ों पे आपको पता नहीं चलता कि आप कब मर चुके होते हो। फिर हम लोग वापस चलना प्रारंभ होता है, मेरी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था और जिसका हमें डर था वही हुआ, मेरी ऑक्सीजन खत्म हो गई और शायद मेरा शेरपा उसका मास्क निकाल के दे रहा था। मैंने मेरे शेरपा को बोले थे कि भाई आप चले जाओ। मेरा शेरपा मुझको छोड़ के नहीं जा रहा था। वो लोगों को बोला था कि कोई जितने भी लोग गुजर गए थे उनको बोला था कि मेरा भाई ही मरने वाला है, किसी के पास भी बचा हुआ ऑक्सीजन हो तो दे दो। हमारे वापसी में भी हम सिलेंडर वापस लेकर आते हैं जो लोगों को ब्रीथिंग करने में काम आता है। कोई नहीं रुकता है वहाँ पे, सब आपको क्रॉस करके चले जाते हैं। मेरा शेरपा इधर से उधर मास्क निकाल रहा था और पता है मुझको मेरे से जब वहाँ पे पहुंची थी काठमांडू, तो मैंने मेरे दाई से पूछा कि दाई आप मुझे छोड़ के क्यों नहीं गए, कोई और तो छोड़ के चला था। तो बोले भाई शेरपा को सब वहाँ लोकल के ट्रीट करके मेरे को पहली बार में ऐसा मिला था कि जो एक निवाला में खाता था बोलता था कि दाई आप खाओगे क्या। तो हमें भारतीय संस्कृति में जो सिखाते हैं ना, तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है। मेरा भाई मुझको छोड़ के नहीं गया, तभी वहाँ से क्लाइंबर का शेरपा गुजर रहा था। उसने कहा कि मेरा क्लाइंबर मर गया है, उसका बचा हुआ ऑक्सीजन आप चेंज कर दो। मुझे तुरंत ऑक्सीजन चेंज किया और मैं उसकी बची हुई 3 मिनट मेरे जीवन के सबसे कीमती में, जब मुझे किसी और की ऑक्सीजन मिली और मैं उसमें सांस लेकर बची। जब सांसें नहीं बचती तो पता कैसा लगता है, आपकी नाभि के पास सब कुछ इकट्ठा होने लग जाता है, आपकी बॉडी से हर पास से लिक्विड छूटने लग जाता है, आपकी गले की पूरी नसें कितनी भी सांस लेने की कोशिश करोगे एक सांस नहीं आएगी आपको। मुझे मेरे जन्म लेते हुए समय याद नहीं है, पर मुझे जब ऑक्सीजन मिली थी दोबारा तो मुझे पता है कि वो सांस मेरी कितनी कीमती थी। और आज उसी सांस की वजह से मैं आप सबके बीच खड़ी हूँ। मुझे पता है कि मेरा जीवन बहुत कीमती है और मैं जब काठमांडू पहुंची अस्पताल में मैंने पता किया कि कौन था वो शेरपा जिसने मुझे ऑक्सीजन दिया, उसका क्लाइंट कौन था। मुझे पता चला भारत के 2 क्लाइंबर थे जो पुणे से गए थे, 53 ईयर्स थे, अंजलि कुलकर्णी और शरद कुलकर्णी। मैं उनके पति से मिली, शरद कुलकर्णी जी से। उन्होंने कहा कि जो आपको ऑक्सीजन मिला है वो अंजलि का था और जो शेरपा लापता था वो अंजलि का था। मेरे अंदर उन्होंने मराठी और इंग्लिश में किताब लिखी है। अंजलि कुलकर्णी मैम की डेथ हो चुकी थी ऊपर और उनका सप्लीमेंट ऑक्सीजन बचा हुआ मुझको मिला। उन्होंने उनकी किताब में लिखा है शरद कुलकर्णी बाबा ने कि मैं जब जब रेखा के कंठ को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अंजलि की सांसें चल रही है। मैं आप सबसे कहूँगी, मेरे को तो ये दोबारा जीवन मिलने के बाद पता चला कि मेरा जीवन बहुत कीमती है। मैं आपके अनुभव से आपको बता रही हूँ कि आपका जीवन भी बहुत कीमती है, आपकी सांसें बहुत कीमती है, इसका उपयोग करना और जीवन को अच्छे से लगाना। अंत में एक चीज कहूंगी, बहुत सारे पहाड़ चढ़े, बहुत सारे लोगों को निकाला, अभी भी सोशल लाइफ में काम कर रही हूँ। जीवन का एक ही मकसद है कि मेरा जीवन किसी के काम आए, मैं अच्छा से अच्छा कर सकूँ। जितने भी बच्चे हैं उनके लिए लास्ट चीज है, इस जीवन में इतना कुछ है देखने को, महसूस करने का कि तुम्हारे पास थोड़ा भी वक्त नहीं है बर्बाद करने का। संभावनाएं असीम है, तुम कुछ भी कर सकते हो, शायद इस दुनिया को बदल सकते हो। हर दिन कुछ नया करना, नया समझना। और कभी भी किसी काम को लेकर में दुविधा हो तो याद रखना, ना करके पछताने से बेहतर है करके पछताना, जरूर ना मिलेगा। आप गलतियां करने से बचोगे। हर दिन कुछ नया सीखना, नया समझना। और ये चीज हमेशा याद रखना, तुमको यहाँ केवल शादी करने, बच्चे करने, नौकरी करने के लिए नहीं भेजा है, तुम्हें केवल एक ही मकसद के लिए भेजा है। तुम्हें दुनिया को और भी सुंदर, और भी खूबसूरत, और भी प्यारा बनाना है। और तुम्हारी दीदी का तुम्हें ढेर सारा प्यार। तुम खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो। और अंत में एक लाइन, कुछ भी चीज असंभव नहीं है, तुम्हें मिसाल बनना है। और यदि आप मुझसे लगातार जुड़ना चाहें तो मैं सोशल मीडिया पे मेघा परमार एवरेस्टर के नाम से मौजूद हूँ। हम निरंतर जुड़े रहेंगे। कभी भी तुम्हें कोई प्रश्न हो, संदेश हो तो आप पूछ सकते हो। और अंत में मैंने आपने कुछ क्वेश्चन आंसर का सेशन रखा है तो आप बच्चों से करवा लीजिएगा। तो अंत में एक लाइन, आप सब तैयार हैं? जिस लाइन ने मुझे मोटिवेट किया, तैयार है? हाथ उठा दो। पक्का? ठीक है, तो मैं बूस्टर लाइन आपको बता दूं।
पहचान बन जाए, हर कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई जीता है,